नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। शाम के 7:30 बज चुके हैं और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरें हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी रायपुर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 33 करोड़ 25 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। सीएम ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया है, जिसमें देवेंद्र नगर में ग्लोबल चौक का लोकार्पण, कलेक्ट्रेट के पास ऑक्सीजोन रोड का उद्घाटन, इसके अलावा जवाहर बाजार का लोकार्पण भी शामिल है। स्पेस, वैक्सीन परिवहन, नवीन कोल्ड चेन फोकल पॉइंट का विस्तार, कोल्ड चेन उपकरण कंडमनेशन, ड्राई स्टोर, कोल्ड चेन स्टोर की मॉनिटरिंग और हमारे जो वैक्सीन टीकाकरण करने वाले जो हमारे कार्यकर्ता रहेंगे, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उनकी ट्रेनिंग, इसका काम व्यापक पैमाने पर प्रारंभ कर दिया है। ग्वालियर में कोरोना संक्रमण को लेकर कलेक्टर ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत शहर के बाजार रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने के लिए एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। रेस्टोरेंट और खान पान की सेवाएं रात 10:30 बजे तक ही जारी रहेंगी। इसके अलावा लोगों में कोरोना को लेकर जागरूक करने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मास्क न पहनने वालों पर 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। कोरोना काल में शादी समारोह को लेकर भोपाल में कलेक्टर ने निर्देश जारी किए हैं, जिसमें खुले में विवाह समारोह में 200 लोग शामिल हो सकेंगे। अगर हॉल में शादी समारोह हो रहा है तो 100 लोग शामिल हो सकेंगे और केवल 50 बारातियों तक ही अनुमति दी जाएगी। विवाह कार्यक्रम रात 10 बजे तक ही होगा। शादी की रस्मों के लिए रात 10 बजे के बाद अधिकतम 30 लोगों की सीमा तय की गई है। आयोजन स्थल पर कोविड-19 के नियमों जैसे मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग के पालन की जिम्मेदारी आयोजनकर्ता के साथ साथ आयोजन स्थल वालों की भी रहेगी। शादी समारोह में शामिल केटरर और अन्य श्रमिकों को निर्धारित समय सीमा के बाद भी आने जाने में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। भोपाल में गैस त्रासदी की बरसी से पहले के संगठनों ने कोरोना क्षति को लेकर मुआवजे की मांग की है। संगठनों का कहना है कि कोरोना का सबसे अधिक दुष्प्रभाव गैस पीड़ितों पर पड़ा है। इनका दावा है कि आम लोगों के मुकाबले गैस पीड़ितों पर कोरोना का प्रभाव 6.5 गुना अधिक हुआ। भोपाल में कोरोना से हुई मौतों में 56% मौतें गैस पीड़ित लोगों की हैं। लिहाजा संगठनों ने 90% गैस पीड़ितों को अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त मानते हुए 25,000 रुपए मुआवजे की मांग की है। आधिकारिक दस्तावेजों में ये दर्शाया है कि जिले की आबादी में, गैस पीड़ित आबादी में कोरोना की वजह से मृत्यु का दर 6.5 गुना ज्यादा है जब आप उनकी तुलना करें उन लोगों से जिनको गैस नहीं लगी है। 450 मौतों में से 254 मौतें गैस पीड़ितों की हुई हैं, यानी कि 56% मौतें गैस पीड़ितों की हुई हैं, जबकि उनकी जनसंख्या इस जिले में मात्र 17% है। मध्य प्रदेश में फिल्म की शूटिंग को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। खरगोन के महेश्वर में शूटिंग को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला किया, जिसके मुताबिक अब फिल्म की शूटिंग के दौरान सरकारी कैमरे का इस्तेमाल भी होगा और उसकी निगरानी एक समिति करेगी। वेब सीरीज अ सूटेबल बॉय में दिखाए गए दृश्यों पर आपत्ति के बाद जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है। महेश्वर में कई बड़े बैनर की फिल्मों की शूटिंग हुई है। इस दौरान किले पर बनी कई कलाकृति क्षतिग्रस्त भी हुई हैं। निगरानी समिति इस बात का खास कर ध्यान रखेगी कि किसी कलाकृति को नुकसान ना पहुंचे। कलेक्टर ने बताया कि शासन की सहमति के बाद इसका आदेश जारी किया जाएगा। वेब सीरीज अ सूटेबल बॉय को लेकर छिड़े विवाद के बाद पूर्व संस्कृति मंत्री सुरेंद्र पटवा का कहना है कि इस मामले में कहां चूक हुई यह देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में शूटिंग की पूरी रिकॉर्डिंग हो और कहीं भी ऐसी बात हो तो उस पर फौरन एक्शन लिया जाए। वहीं कांग्रेस का भी कहना है कि धार्मिक स्थलों का इस तरह से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं किया जाना चाहिए। संबंधित प्रशासन, कलेक्टर महोदय वगैरह, इनको पूरी जब शूटिंग होती है तो उसकी पूरी जानकारी होना चाहिए। और मुझे तो वो लगता है कि आने वाले समय में
जैसा कि अभी निर्देशित किया गया मुख्यमंत्री जी द्वारा भी कि इनकी पूरी शूटिंग हो, और अगर शूटिंग में कहीं पर भी कोई ऐसी बात होती है तो उस पर तत्काल एक्शन। निश्चित रूप से मैं कांग्रेस पार्टी भी इस पक्ष में है कि जो हमारी धार्मिक भावनाएं हैं उनको इस तरह से आप आहत नहीं कर सकते हैं। चाहे वो कोई भी फिल्म बनाए, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारे हों, उनका उपयोग इस तरह से नहीं करना चाहिए कि उनके प्रांगण में आप इस तरह का अश्लील जो है वो दृश्यों का फिल्मांकन करें। निश्चित रूप से ये बहुत गलत बात है और जिसने भी ऐसा किया है उसकी फिल्म पर बैन लगाना चाहिए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। आयकर विभाग की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी ने पूर्व सीएम कमलनाथ को घेरा है। बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने आरोप लगाते हुए पूछा कि गरीबों का पैसा, कुपोषण आहार का पैसा आपने 24 अकबर रोड क्यों पहुंचाया? वो 3 अफसर कौन है जिन्होंने बोरे भर कर पैसा रखा था और जो आपके लिए ट्रांसपोर्टर का काम करते थे? हितेश वाजपेयी ने कहा कि कमलनाथ को अब इन सब बातों का जवाब देना चाहिए। वहीं कमलनाथ सरकार में भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब देते हुए कांग्रेस का कहना है कि हम इस तरह की जांच के लिए हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। मतदान देकर रिजल्ट और तो एमपी में भ्रष्टाचार के आरोपों पर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ हितेश वाजपेयी ने कमलनाथ पर निशाना साधा है, कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गरीबों का पैसा, मजदूरों का पैसा बोरों में भरकर 24 अकबर रोड पहुंचाया गया। वो 3 अफसर कौन थे जिन्होंने कमलनाथ के लिए ट्रांसपोर्टर्स का काम किया? तो उधर कांग्रेस ने पलटवार में कहा है कि बीजेपी सिर्फ आरोप न लगाए, हम हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। तो भ्रष्टाचार के आरोप पर मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, नेता बीजेपी, उन्होंने गंभीर आरोप कमलनाथ पर लगाया है और उन्होंने कहा कि गरीबों और मजदूरों का पैसा बोरों में भरकर 24 अकबर रोड पहुंचाने वाले अधिकारी कौन से थे? वो 3 अधिकारी कौन थे जो कमलनाथ के लिए ट्रांसपोर्टर्स का काम कर रहे थे? इस पर कमलनाथ को जवाब देना चाहिए। तो इस आरोप पर जवाब देते हुए जीतू पटवारी ने कहा है कि कांग्रेस हर स्तर की जांच के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव हुए, नतीजे आए। 28 में से 19 सीटें जीतकर बीजेपी ने अपनी सरकार बरकरार रखी और अब चुनावी आरोप प्रत्यारोप के बाद
कांग्रेस ने बीजेपी को चुनाव के दौरान किए गए वादों की याद दिलाई है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी ने उपचुनाव में की गई घोषणाओं को भुलाना शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी की तरफ से रजनीश अग्रवाल ने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी को जिताकर जनता ने कांग्रेस को जवाब दे दिया है। निश्चित रूप से ये जो फर्जी घोषणाएं चुनाव के दौरान की गई हैं, इन घोषणाओं का हिसाब मांगेंगे हम। इस सरकार ने कहा था 10 लाख लोगों को नौकरियां देगी हर साल। बताए ये 8 महीने में इन्होंने क्या किया है। इन्होंने कहा था कि हम जो है सरकारी भर्तियां शुरू करेंगे। आज 36,000 शिक्षक सिलेक्टेड पड़े हुए हैं, उनको दीजिए आप नौकरी। ये जवाब मांगेंगे हम। देखिए, कमलनाथ जी सवाल पहले भी किया करते थे, अब भी कर रहे हैं। सवाल का करारा जवाब, जोरदार जवाब, उनकी 15 महीने की करतूतों का जवाब और उनके सवालों का जवाब। 28 विधानसभा क्षेत्रों की जनता ने घनघोर दिया, झमाझम दिया, जोरदार दिया। कमलनाथ जी जरा आत्मावलोकन कीजिए कि 15 माह में आपने कौन कौन से पाप किए, कौन से सवाल जो आपको अपने आप से करना चाहिए थे आपने नहीं किए। एक दिन पहले ही कमलनाथ ने ट्विटर पर लंबा चौड़ा ट्वीट किया था और बीजेपी सरकार से कई सवाल पूछे थे। चुनावी घोषणाओं के अमली जामा नहीं पहनने पर बीजेपी को निशाने पर लिया था और अब बीजेपी इसका जवाब दे रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आज रात 8 बजे जरूर देखिएगा इसी पर आपकी आवाज। उपचुनावों में 19 सीटें जीतने के बाद बीजेपी सत्ता में बनी हुई है, लेकिन 3 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें सुमावली से ऐदल सिंह कंसाना, दिमनी से गिरिराज दंडोतिया और डबरा से इमरती देवी का नाम है। हार के बाद कंसाना ने पहले ही अपना इस्तीफा सौंप दिया और अब दंडोतिया ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी हारने के बावजूद इस्तीफा नहीं देने पर अड़ी हैं। नियम के मुताबिक पदभार ग्रहण से 6 महीने तक पद पर बना रहा जा सकता है। इस हिसाब से इमरती देवी का कार्यकाल 2 जनवरी तक है, लेकिन नैतिक रूप से हार से तुरंत बाद इस्तीफा देने की परंपरा रही है। खबर इसलिए अहम है क्योंकि इमरती देवी ने चुनाव प्रचार के दौरान बयान दिया था कि वो चुनाव हारने के बाद भी मंत्री बनी रहेंगी। ऐसे में अब जब इमरती को हार का सामना करना पड़ा तब ये सवाल अहम हो गया था कि आखिर इमरती देवी अपने पद से इस्तीफा कब देंगे। 26 नवंबर को शिवराज कैबिनेट की बैठक होनी है। कंसाना और दंडोतिया तो इसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन सवाल इमरती देवी पर अटका है कि क्या इमरती देवी चुनाव हारने के बाद भी कैबिनेट बैठक में शामिल होंगी या उनसे पहले मंत्री पद से इस्तीफा ले लिया जाएगा। डबरा से बीजेपी प्रत्याशी रही इमरती देवी के चुनाव हारने के बाद भी मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि चुनाव हारने के बाद भी इमरती देवी ने महिला एवं बाल विकास मंत्री के पद से अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ऐसी जानकारी भी मिली है कि उनके विभाग में अभी कुछ बड़े टेंडर होना बाकी है, इसीलिए वो अभी इस्तीफा नहीं दे रही हैं। वहीं बीजेपी ने इमरती देवी का बचाव किया है। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि देश कांग्रेस के नहीं बल्कि बाबा अंबेडकर के संविधान से चलता है। शपथ लेने वाला मंत्री 6 महीने तक बिना निर्वाचित हुए पद पर रह सकता है। इमरती देवी के इस्तीफा नहीं देने के पीछे एक वजह तो ये आ रही कि उनके आका ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अभी तक इशारा नहीं किया। दूसरी ये आ रही कि उनका विभाग बड़ा है और कई टेंडर होना है, कई बड़े बड़े काम होना है, तो शायद इसलिए इस्तीफा नहीं दिया। कांग्रेस मांग करती है कि अब वो चूंकि विधानसभा चुनाव हार चुकी है, जनता की अदालत में ने उनको पराजित किया है, तो निश्चित तौर पर अब उनके विभाग के जितने भी काम है वो सब रुके जाना चाहिए, निर्णय लेने का उनका अधिकार छीना जाना चाहिए। हमारी जानकारी में सामने आ रही है कि कई बड़े बड़े टेंडर अभी अगले कुछ दिनों में होना है, शायद इसलिए वो इस्तीफा नहीं। तो क्या कांग्रेस के घर का संविधान है इस देश में? संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का है और संविधान ये अनुमति देता है कि उनके जब तक शपथ के 6 महीने पूरे नहीं हो जाते, निर्वाचन के अलावा अगर वो निर्वाचित नहीं हुए तो वो मंत्री रह सकते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को संविधान फिर से पढ़ लेना चाहिए। ना ये राहुल बाबा की सोच समझ से बना संविधान है और ना ही उनका जेबी संविधान है।
तर मेगांव विधानसभा सीट पर कांग्रेस को मिली हार के बाद आज भिंड में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक की गई। बैठक में पूर्व मंत्री और लाहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह और अन्य कई कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। मेगांव उपचुनाव में भीतरघात को लेकर यह निंदा प्रस्ताव लाया गया था। 114 पदाधिकारियों ने गोविंद सिंह पर कार्रवाई का समर्थन किया, जिसे लेकर बैठक में जमकर हंगामा हुआ। जिला अध्यक्ष ने कहा कि गोविंद सिंह को 6 साल के लिए निष्कासित करने का प्रस्ताव पीसीसी को भेजा जाएगा। बैठक में कांग्रेस जिला अध्यक्ष जय श्री राम बघेल, पूर्व विधायक हेमंत कटारे समेत कई कांग्रेस नेता शामिल हुए। आगरमालवा में कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े के खिलाफ बड़ौद थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उनके साथ ही 9 नामजद और करीब 50 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरअसल कल विपिन वानखेड़े कांग्रेस नेता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने से नाराज होकर बड़ौद थाने पहुंचे थे, जहां उनकी थाना प्रभारी जतन सिंह मंडलोई से बहस हो गई थी, जिसके बाद टीआई जतन सिंह मंडलोई ने विधायक समेत 9 लोगों के खिलाफ नामजद और करीब 50 लोगों के खिलाफ शासकीय काम में बाधा पहुंचाने समेत दूसरी धाराओं में मामला दर्ज किया है। एमपी सरकार किसानों की आय बढ़ाने और प्रदूषण के खिलाफ मेगा प्लान बनाया है। पराली को लेकर शिवराज सरकार ने 1 पंथ 2 काज की तैयारी की है। शिवराज सरकार किसानों से पराली खरीदेगी और ईंधन बनाएगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि पराली बेचकर किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। एमपी सरकार बायोगैस प्लांट बनाएगी और पराली के जरिए ईंधन बनाया जाएगा। उन्होंने मुझे बताया कि केंद्र सरकार पराली से गैस और एथेनॉल जो किसान बनाएंगे, इंडस्ट्री डालेंगे, उनको पूरा का पूरा केंद्र सरकार खरीदेगी, जिससे किसान की आय अतिरिक्त होगी। इस प्रकार आम के आम और गुठली के दाम भी मिलेंगे, किसान की आय दोगुना होगी, पर्यावरण की रक्षा होगी, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। भोपाल के भोज यूनिवर्सिटी में कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कर्मचारियों ने आज प्रदर्शन के 6वें दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया और कुलपति को सद्बुद्धि देने की कामना की। भोपाल समेत प्रदेश के 11 रीजनल केंद्रों में भी यह प्रदर्शन हुआ। स्थायी कर्मचारियों को 2 साल से 7वें वेतनमान का भुगतान नहीं होने, अस्थायी कर्मचारियों का स्थायीकरण, समयमान वेतनमान की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। भोपाल से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भोज यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। यहां स्थायी कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का अब तक भुगतान नहीं होने और अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण यानी स्थायीकरण, इसके अलावा समयमान वेतनमान की मांग को लेकर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी रीजनल सेंटर्स पर भी प्रदर्शन हुए हैं। ग्वालियर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां एक मानसिक विक्षिप्त महिला को कुछ लोगों ने खंबे से बांध दिया। महिला के पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। महिला की यह तस्वीर जब वायरल हुई तो मौके पर पुलिस पहुंची। महिला बाल विकास अधिकारी ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। जांच में पता चला कि वो सागर जिले की रहने वाली है। लोगों ने बताया कि महिला बार बार सड़क की तरफ भाग रही थी, इसीलिए उसे खंबे में बांध दिया गया। अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में महिला को सड़क पर भटकने के लिए छोड़ दिया गया। महिला बेसुध और नशे की हालत में थी। पुलिस इस बात की जांच भी कर रही है कि किसी बदमाश ने महिला के मानसिक विक्षिप्त होने का फायदा तो नहीं उठाया। कोई अमानवीय हरकत तो महिला के साथ नहीं की गई। कहते हैं प्रतिभा अपनी पहचान खुद बनाती है, वो संसाधन की मोहताज नहीं होते। संघर्ष की कुछ ऐसी ही कहानी है भोपाल की अनमोल अहिरवार की। झुग्गी में रहने वाले गरीब परिवार के अनमोल ने आईआईटी की परीक्षा पास की। माता पिता झुग्गी में ही चाय पान की गुमटी लगाते हैं और जो कमाई होती है उससे घर का खर्च चलाते हैं। उन्होंने बेटे की पढ़ाई की ललक को देखते हुए उसकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं होने दी। बेटे ने भी जी तोड़ मेहनत की, मेहनत रंग लाई और अनमोल ने देश की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षाओं में से एक आईआईटी जेईई में सफलता हासिल की। पिछले महीने उनका सिलेक्शन आईआईटी कानपुर में केमिकल इंजीनियरिंग में हुआ है। उनकी सफलता से परिजनों में और आसपास के लोगों में खुशी का माहौल है। अनमोल का सपना है कि वो ग्रेजुएट होकर आईएएस बनेंगे। अनमोल अहिरवार ने आईआईटी कानपुर में एडमिशन लिया है। अनमोल की कहानी इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि ये प्रेरणा है उन लोगों के लिए जो कई ऐसो आराम वाली व्यवस्था में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं लेकिन सक्सेस नहीं होते। लेकिन एक झुग्गी में रहने वाला अनमोल, जिसके माँ बाप
पान और चाय की गुमटी लगाते हैं, 5-6 हज़ार रुपये महीना जो है जीवनचर्या के लिए कमाई करते हैं और उसी में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। उस अनमोल ने माँ बाप की इस कड़ी मेहनत का जो फल दिया है वो आईआईटी में एडमिशन के जरिए दिया है। बेहद कठिन एग्ज़ाम के जरिए आईआईटी कानपुर में अनमोल का एडमिशन हुआ है और अब अनमोल पढ़ाई कर रहे हैं आईआईटी कानपुर में। जो पूरी सफलता है ये कैसे आपने पाई है और इसके पीछे कौन कौन लोग हैं और आखिर आपने ये सब करने के लिए जो है क्यों ठाना कि आपको आईआईटी में जाना है, आपको एडमिशन करना है और ताकि आपकी इस परिस्थिति से आप अपने परिवार को और अपने आप को निकाल पाए आगे? सर, मैं अपने स्कूल के टीचर लोग को और प्रिंसिपल सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। 10th तक तो मुझे सर मालूम नहीं था कि आईआईटी जैसा भी कोई एग्ज़ाम होता है, फिर आईआईटी कोई कॉलेज होते हैं, लेकिन फिर सर लोगों ने बताया, सर लोगों ने प्रेरित किया, बताया कि कॉलेज होता है, आईआईटी वगैरह अच्छी लाइफ होती है। सर पूरा सहयोग सर मेरे घर वालों ने किया है, मेरी मम्मी मेरे पापा ने पूरा सपोर्ट किया है सर, फुल सपोर्ट। वो नहीं करते तो सर नहीं कर पाता शायद मैं। हाँ सर, उन्हीं का सपोर्ट है सर, भाई ने किया है सर मेरे। चाय और पान की दुकान लगाने वाले माँ बाप जो महज 5-6 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, आईआईटी का एग्ज़ाम क्रैक किया और अब आईआईटी में एडमिशन लेकर वो अपने उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आईएएस बनना चाहते हैं। कैमरा पर्सन लवनी शेनी के साथ विवेक पटिया, जी मीडिया भोपाल। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें बहुत जल्द लौट रहे हैं।